क्लास 10th भारतीय भवन हिस्ट्री चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। तो आइए इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। 6 है संख्या। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? तो फ्रांस की जो क्रांति होती थी उसमें फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो शामिल थे अपने समूह की जो पहचान होती है, देशभक्त की पहचान होती है, उसको बढ़ाने के लिए वो कौन कौन से कदम उठाएं? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाए। देखिए क्या है। पहला, उन्होंने क्षेत्रीय बोलियों के स्थान पर जो क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, ठीक है, फ्रेंच भाषा को ही राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, यानी फ्रेंच भाषा को बदल दिया। ठीक है, यानी फ्रेंच भाषा के रूप में बदल दिया क्षेत्रीय बोली में। दूसरा है, उन्होंने एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना जिससे पहले के राष्ट्रध्वज का स्थान ले लिया। उन्होंने एक नया तिरंगा झंडा चुना। तीसरा उन्होंने काम किया, उन्होंने नई स्तुतियाँ रची, शपथें ली, शहीदों का गुणगान किया और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ठीक है। और चौथा देखिए क्या किया, उन्होंने आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर, ठीक है, भार व नाप की एक समान व्यवस्था लागू की। तो इस तरीके से उन्होंने सामूहिक पहचान बढ़ाने के लिए कदम उठाई। समझ में आ गया? ये दूसरा सवाल देखिए, राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी? तो यहाँ पे समझिए, ये रहे नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। तो राष्ट्रवाद के विकास में, राष्ट्रवाद का विकास का क्या मतलब है? राष्ट्र की भावना को ऊपर ले जाना, अपने राष्ट्र के प्रति लोगों को प्रेम को जागृत करना। ठीक है। तो इसको भावना, यानी इस भावना को बढ़ाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या क्या कदम उठाए, ठीक है, उनका क्या योगदान था वो हमें बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका निम्नलिखित थी। पहला है, देखिए, नेपोलियन ने विशेषाधिकार एवं आर्थिक असमानताओं को दूर कर, जो फ्रांस में जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं लोगों को और आर्थिक असमानताएं थी, यानी गरीबी और अमीरी, ठीक है, इसको दूर कर समान की स्थापना की, यानी समानता की स्थापना की। देशभक्तों, विद्वानों और कलाकारों को सम्मानित करने का प्रयास किया ताकि राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो सके। तीसरा, नेपोलियन ने एक समान शुल्क, समान मापतोल प्रणाली और एक समान मुद्रा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया। इसे नेपोलियन बोनापार्ट ने राष्ट्रवाद के विकास में अपना योगदान दिया। ठीक है, बस 3 ही आपको करना है। तीसरा सवाल देखिए, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां थी? वियना कांग्रेस ने क्या किया? तो उत्तर लिखने से पहले थोड़ा आप समझिए, वियना कांग्रेस, ठीक है, 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट का निर्णायक के रूप में पराजय हुई और इसके साथ ही यूरोप में पुनः एक नई व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की उपलब्धियों को बदलने का प्रयास किया गया। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए क्या हुआ कि 3 राष्ट्र मिलकर, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे वियना कांग्रेस का नाम दिया गया। तो इस वियना कांग्रेस द्वारा एक वियना संधि हुई। ठीक है, यानी इसी के कारण वियना संधि हुई। तो उपलब्धियां कौन सी हो गई? वियना संधि में जो जो काम किए गए वही हमें बताना है, यानी वियना कांग्रेस द्वारा। तो आपको ऐसे लिखना है, वियना कांग्रेस की उपलब्धियां निम्नलिखित थी। पहला यहाँ से हम करेंगे, वियना कांग्रेस का उद्देश्य फ्रांस की क्रांति द्वारा प्रदत्त गणतंत्र और प्रजातंत्र की भावना का विरोध करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना भी था। वियना कांग्रेस ने नेपोलियन युग का अंत एवं मेटरनिक युग का आरंभ हुआ। ठीक है, तो ये पहला काम हुआ। और दूसरा हमें यहाँ से करना है, देखिए फिर यहाँ से, वियना कांग्रेस ने ब्रिटेन को माल्टा, हेरिगोल्ड और आर्मेनियम द्वीप समूह और केप गॉफ ऑफ गुड होप का नियंत्रण मिला। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से सारा लिखते हुए यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारे वियना कांग्रेस की उपलब्धियाँ। तो इसके बाद देखिए चौथा सवाल, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का हमें उल्लेख करना है। क्यों हुआ था यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, इसका कारण और इसके क्या परिणाम निकले वो हमें बताना है। तो देखिए यूनान का स्वतंत्रता संग्राम के कारण, ठीक है, तो यहाँ से आपको करना है, 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया।
इस साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न भाषा, धर्म और नस्ल के निवासी थे। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के प्रति उनमें लगाव की भावना नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उन्हें तुर्क ने अपने साम्राज्य में आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया था। 18वीं शताब्दी से तुर्की की शक्ति कमज़ोर पड़ने लगी, उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। साम्राज्य की कमजोरियों का लाभ उठाकर राष्ट्रवादी तत्व सक्रिय हो गए। तो ये हो गया पहला कारण स्वतंत्रता संग्राम होने का यूनान में, ठीक है। और दूसरा कारण हमें यहाँ से करना है, ठीक है। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की भावना जगने के एक कारण यह भी थी कि तुर्की साम्राज्य में उनकी स्थिति अन्य लोगों से अच्छी थी। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता थी, प्रशासन में उन्हें उच्च पद प्राप्त थे तथा वे आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थे। ये दूसरा कारण हो गया। अब इसके परिणाम हमें लिखना है। तो इसके क्या परिणाम हुए यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के, तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है, ठीक है। पांचवा सवाल देखिए, इटली के एकीकरण में इटली को एक करने में इटली कई भागों में विभाजित था, ठीक है, यानी कई खंडों में विभाजित था। इसको एक करने में गैरीबाल्डी की भूमिका पर प्रकाश हमें डालना है। तो ये रहे गैरीबाल्डी। तो इन्होंने क्या किया इटली के एकीकरण में, तो हम यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ से गैरीबाल्डी। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उनका जन्म 1807 में निस में हुआ, ठीक है। मेजनी और काबूल के समान वो एक महान राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर उन्होंने यंग इटली की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने सैनिक क्षेत्र में महारत हासिल की। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, लेकिन परंतु वो भागकर विदेश चला गया। कौन? गैरीबाल्डी। और 1948 में वापस आकर इटली वापस आया और एकीकरण की प्रक्रिया में अनेक युद्ध किए। काबूल ने जहां अपनी कूटनीति द्वारा इटली के एकीकरण संभव कर दिया, वहीं गैरीबाल्डी ने अपनी तलवार से इसे संभव बनाया, ठीक है। तो इनके योगदान हो जाते हैं। इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए 6 नंबर। जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी को एक करने में बिस्मार्क ने कौन कौन से नीति अपनाई, कौन कौन से काम किए, उनका क्या परिणाम हुआ वो बताना है। तो ये रहे बिस्मार्क। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में क्या किया, तो ऐसे हमें करना है। देखिए बिस्मार्क ने उसने प्रसा को सैनिक रूप में सशक्त करने का प्रयास किया, ठीक है। उसकी यह नीति को संसद में विरोध हुआ और राष्ट्रवादी गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसे दूर करने के लिए 1862 में ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अपना चांसलर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पहला काम किया। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषाओं से नहीं, आदर्शवादी से नहीं, बहुमत के निर्णय से नहीं, वरन कैसे होगा, प्रसा के नेतृत्व से होगा। और रक्त और लौह नीति उन्होंने क्या किया, स्थापना किया, ठीक है। तो सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों द्वारा प्रसा की स्थिति को मजबूत की। इसने सैनिक शक्ति को सुदृढ़ यानी मजबूत की। प्रसा के एकीकरण में बिस्मार्क के 3 युद्ध किए और उन्होंने 3 युद्ध भी किए, ठीक है। यहाँ पे युद्ध दिया गया है डेनमार्क का युद्ध, वो हमें नहीं लिखना है, बस यहाँ तक हो गया। समझ में आ गया। तो पहले आपको ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक, अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।